ड्रामा में पता नहीं क्यों इतनी देरी हो गई, और फिर भी बाबा कहते हैं कि जो संकल्प करते हैं और वो संकल्प जब बाबा को सुना देते हैं तो बाबा आज नहीं तो कल वो संकल्प को जरूर पूरा करता है। तो देखो, हमने तो सोचा भी नहीं था, पर हमारी दीदी जी ने अचानक बुलाया और हमने बड़े प्यार से उनको मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, क्योंकि गुजरात में दिवाली और नया साल जो कल का दिन था वो भाई दूज का दिन था, और उससे पहले दिवाली वो नया साल मनाते हैं। हम लोग तो यहाँ जैसे 1 जनवरी पर नया साल मनाते हैं, पर गुजरात में दिवाली के बाद मनाते हैं। और भाई दूज भी थी, इसलिए हम नहीं निकल सकती थी। सब लोग कहते थे कि बहन आप चले जाएंगे तो कैसा लगेगा, परंतु फिर हमने मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगी। परंतु कुछ राजू भाई ने बोला कि दीदी ये इसमें ढूंढना ना, कुछ वर्कशॉप में कुछ देख रहे थे, कोई प्रोग्राम आने वाला था, तो उन्होंने देखा जलंधर, तो मैंने वो खोला तो कार्ड देखा। जैसे ये देखा पेम्पलेट और चमकी में, तो मैं क्या है राजू भाई ये तो देखो कितना अच्छा कार्ड छपा दिया है इन लोगों ने, तो देखो तो सही। सब बहनें देख करके आश्चर्य खाने लगी, अब क्या किया जाए, तो ट्रेन तो है नहीं। और फिर हमने बोला क्या करूँ, बाई रोड जाऊँ, तो फिर थक जाएंगे दीदी बैठे बैठे। फिर बोला कि चलो प्लेन की ट्राई करें भले। तो फिर वैसे तो राजू भाई को भी बहुत इच्छा थी आने की, लेकिन मैंने बोला हम शांति से बाद में जाएंगे। तो मैं और आरती बहन आए और मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। और बाबा ने भले तपस्वी आत्माएं जो होती है वो तपस्या करके खूब मेहनत करके बहुत कुछ अपना बगीचा तैयार करती है, लेकिन माली तो मेहनत ही करता है, परंतु जो फल लगता है वो फल किसी और लोगों के लिए होता है। ऐसे ही हमारी दीदियों ने, हमारी राज दीदी, शुक्ला दीदी, कृष्णा दीदी ने बहुत बहुत अच्छी तरह मुझे पालना दी, हमारी अरुणा दीदी भी। लेकिन अरुणा दीदी जब हम यहाँ से चले गए उसके बाद आए तो उनको इतना चांस नहीं मिला पालना लेने का। पर और अम्बाला वाले जो कृष्णा दीदी थे, वो कुशलता दीदी, ऐसे सब बहनों की खूब पालना मिली। बहुत कुछ जीवन में सिखाया दीदियों ने, और जो कुछ सिखाया वो मुझे बहुत काम में आया। वैसे मैं बहुत करके होशियारपुर रहती थी, परंतु कभी कभी यहाँ पर भी आती थी। और जब मैं यहाँ आई हुई थी तो यहाँ तलवाड़ा में प्रदर्शनी रखी थी, तो दीदी ने बोला वहाँ बहुत सारे लोग हैं और आप जाओ सेवा में। तो हम लोग चले गए और वहाँ पर
शुक्ला दीदी बुलाने आए, कैलाश आपको मधुबन जाना है। मेरे को बड़ी खुशी हुई और मैं मधुबन भी गई। और जब हमारे कृष्णा दीदी परिचय दे रही थी कि कुमारियों का, आगे आगे कुमारियाँ बिठाई थी, फिर कुमार, फिर युगल, फिर सिंगल, तो मेरा भी नंबर आया। तो दीदी ने बोला कि बाबा ये कैलाश है, हिमाचल प्रदेश की है, बहुत बोली है, बड़ी दिल से सेवा करती है और बाबा ध्यान में भी जाती है। तो बाबा ने बोला ये बच्ची ध्यान में जाती है? तो दीदी ने बोला हाँ जी बाबा जाती है। तो बोला ठीक है। तो जब हम सब बाबा से मिल लिए तो दीदी दरवाजे पर खड़ी होकर के बता रही थी कि यहाँ से बाहर जाने का। तो उस समय बाबा ने मेरे को बोला बच्ची कल सुबह 10:30 बजे बाबा की झोंपड़ी में बाबा को मिलने के लिए आना। तो मैंने बाबा को बोला जी बाबा। तो मेरे को मना जैसे बोला, लेकिन मैं हाँ भी कर दिया। फिर बाद में सोच चला कि 10:30 तो बजते होंगे, मेरे को तो घड़ी देखने नहीं आती थी। तो मैंने 10:30 तो बजते होंगे, सुबह को, शाम को, दोपहर को कम बजते होंगे। और मैं बहुत करके किसी से बोलती नहीं थी। ऐसा नहीं देखना, घड़ी देखने भी आए वो तो ठीक है, लेकिन किसी से पूछ तो सकती हूँ, पर बोल नहीं करनी किसी से। तो कब 10:30? बाबा ने क्या बोला था? बाबा ने बोला था कल सुबह 10:30 बजे आना। तो सुबह के समय 10:30 बजते हैं। फिर हम तो बाबा का सुबह को मुरली सुनी, फिर नाश्ते पर गए। उसके बाद दीदी अपने रूम पर जा रहे थे, तो मैं भी दीदी के साथ रूम पर गई। दीदी को कोई पार्टी मिलने वाली थी, तो दीदी ऐसे बैठे और मैं भी ऐसे जाकर के, मेरा चुप रहने का इतना खराब स्वभाव था। हमारे मौन से तो सबको नफरत आती थी। ऐसे बैठी रही और कुछ नहीं बोली। तो दीदी बातें करती रही। फिर बात करते करते दीदी का जब ऐसे ध्यान गया, अरे कैलाश तुम यहाँ बैठी है? हाँ जी। अरे बोला उठ, तो सब बहनों के कपड़े इकट्ठे करके धुलाई करो, ट्रेन वाले। और उस जमाने में हम लोग रिजर्वेशन नहीं लेते थे और कोलसे वाली ट्रेन होती थी। इतने काले कपड़े हो जाते थे जो पता ही नहीं चलता था कि कलरिंग है या सफेद, एकदम काले काले हो जाते थे। फिर मैं फटाफट उठी और सर के कपड़े इकट्ठे किए और धोने के लिए गई थी। इतना छोटा सा बाथरूम होता था और 0 का गोला होता था, पर असल 0 का। फिर हम तो कपड़े धुलाई किए। मेरे को था कि 10:30 बजे बाबा के पास जाना है। तो ऐसे कर करके फटाफट बाथरूम में जा करके धुलाई करने लगी। धुलाई करके कपड़े में जब छत पर सुखाने गई तो देखा कि यहाँ से कुछ कपड़े बहुत मैले थे। तो जो अच्छे धुले थे वो सुखा के आई और जो बाकी मैले थे वो नीचे लेके आई। जो बाबा के शांति स्तंभ के पास ईश्वर नल है, वहाँ नल पर जाकर के मैं ऐसे साबुन लगा करके घस रही थी। मैंने बोला फटाफट इनको सुखा करके फिर बाबा के पास जाऊंगी। तो जैसे हम घस रही थी इतने में बाबा और बाबा के साथ 5-6 दादियाँ चक्कर लगाते लगाते बाबा उस राइट भंडारे की पिछली साइड
तो लक्ष्मी दीदी ने बोला बाबा कैलाश कपड़े धो रही है। तो बाबा ने बोला बच्ची आवाज़ नहीं करना, बाबा बच्ची के ही पास जाते हैं। तो बाबा तो खड़ाऊ पहनते थे लेकिन बिल्कुल आवाज़ नहीं आई, और मैं भी नल खुला रखा था और फटाफट घस रही थी, और बस से बाबा ने आकर के आंखें बंद कर दी। जब बाबा ने आंखें बंद की तो मुझे अच्छा नहीं लगा, ये कौन जो मेरी आंखें बंद कर दी, और मुझे बाबा के पास जल्दी जाना है, अभी देरी हो जाएगी, ऐसे मैं सोचने लगी। फिर मुझे याद आया कि जब कोई आंखें बंद करता है तो उसका नाम लेंगे ना तो आंखें जल्दी से खोल देंगे। तो मैंने बोला कृष्णा दीदी है, राजकुमारी, आशा, सब मतलब सब जो हमारा ग्रुप था उन सब बहनों का नाम लिया, पर मानो आंखें नहीं खोली किसी ने। तो मैं ना बहुत परेशान हो गई, और बड़ी परेशान होकर के मैंने बोली आखिर भी है कौन बाबा। तो बाबा ने आंखें खोली और एकदम अपनी ओर पलटाया, और बाबा ने बोला बच्ची, सभी देहधारियों को याद करने के बाद लास्ट बाबा को याद किया। मैं तो वैसे परेशान होकर के छोड़ो ना बाबा, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे करके बोली थी। लेकिन फिर बाबा ने हमारे वो हाथ नल पर धुलाई किए, अपने रुमाल से बाबा ने हाथ पोंछे और ऐसे पकड़ करके बाबा ले चले। लक्ष्मी दीदी को बोला बच्ची ये नल बंद कर दो, और हम लोग चले। रास्ते में बाबा ने बोला बच्ची कपड़े धोती धोती क्या सोचती। तो बाबा को बोला बाबा मैं यही सोच रही थी कि मैं फटाफट कपड़े धो करके आपके पास 10:30 बजे आ जाने वाली थी। तो बाबा थोड़े मुस्कुराए और बाबा ने बोला अरे बच्ची 10:30 क्या, अभी तो 11:30 पौने 12 हो गए हैं। तो मेरे को है ना ये पता नहीं कि पहले 10:30 बजते हैं फिर 11:30। तो मैं बाबा को बोली कि बाबा मैं 10:30 पहुँच ही जाने वाली थी। तो बाबा और हंसने लगे। बाबा ने हंसते हंसते बोला अरे बच्ची पहले 10:30 बजते हैं फिर 11:30। तो मेरे को पता नहीं चला, पर मैंने सोचा कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। फिर मैं चुप रही। फिर बाबा ऐसे ही लेकर के झोंपड़ी में गए। बाबा गद्दी पर बैठे, मेरे को भी सामने बिठाया। सभी दादियाँ भी मेरे साथ में बैठी हुई थी। फिर बाबा ने बोला बच्ची कल तेरी टीचर ने बोला था कि तुम ध्यान में जाती हो। बाबा को बोला जी बाबा। तो बच्ची आज बाबा के पास जाओ और बाबा को याद देना। जी बाबा। और बच्ची देख के आना कि मेरे में और जो तुम ध्यान में बाबा को देखती हो ऊपर, उस बाबा में क्या फर्क है। बोला बाबा भले। बाबा ने ऐसे सामने बिठा करके दृष्टि दी। दृष्टि देते देते बाबा ने बर्तन में भेजा। फिर जब वापस आई तो बाबा ने पूछा कि बच्ची बाबा के पास जाके आई। जी बाबा। बाबा की याद दी थी बच्ची। जी बाबा। बाबा को तो जानना था कि ऊपर जो बाबा को देखती है वो कैसे है। मैं जी कर रही थी। तो बाबा ने फिर कहा कि अच्छा बच्ची मेरे में ऊपर जो बाबा को देखा उसमें कुछ फर्क था। बाबा को बोला जी बाबा। तो बाबा ने बोला बच्ची क्या फर्क था। तो मेरे को ना हिंदी भी नहीं आती थी और मैं तो हमारी पहाड़ी भाषा बोलती थी बाबा के पास।
और वैसे भी अनपढ़ थी तो मैंने इतना बोलने का ढंग भी नहीं था। तो बाबा को बोला, बाबा ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे। तो बाबा ने बोला, बच्ची मैं आप इतने अच्छे नहीं जितने अच्छे ऊपर वाले बाबा थे। तो वहाँ बड़ी दीदी बैठी थी और बड़ी दीदी ने बोला, अरे मुट्ठी चुप, क्या बोलती है तुम बाबा को। फिर बाबा ने बोला, दीदी इस बच्ची ने जो देखा है ना वो बोलने दो। बाबा के पास तो बहुत सारी संदेशी बच्चियां हैं, बाबा उनको भेज करके सब कुछ जान सकते हैं, पर बाबा इस बच्ची का ध्यान का पार्ट कैसे है वो बाबा जानना चाहते हैं। फिर बाबा ने बोला, अच्छा बच्ची ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे। जी बाबा। तो बच्ची ऊपर वाले बाबा ने पैंट शर्ट पहना था ना, तो क्या पहना था। बाबा को बोला, बाबा कपड़े तो आप ही जैसे थे। तो बाबा ने बोला, तू तो कहती है बच्ची कि बाबा ऊपर वाले बहुत अच्छे थे, तो कैसे अच्छे थे। बाबा को बोला, बाबा ऊपर वाले बाबा जो थे उससे चारों ओर से लाइट 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 निकल रही थी, आपसे नहीं निकलती है। तो बाबा थोड़े मुस्कुराते रहे। बाबा ने फिर बोला कि बच्ची बाबा बता गए कि ऊपर वाले बाबा से लाइट निकल रही है और इससे क्यों नहीं निकल रही है। तो मेरे को तो इतनी बुद्धि नहीं थी कि यहाँ जानना चाहिए ये क्या कारण है, ऐसा मेरे में समझ नहीं थी। बाबा को बोला, बाबा भले बता दो। तो बाबा ने बोला, देखो बच्ची, जैसे तुम बच्चे बाबा के स्टूडेंट हो, ऐसे बाबा भी शिव बाबा का स्टूडेंट है। तो बच्ची जो स्टूडेंट होता है ना वो मन स्टडी करता है, और जब वो बहुत अभ्यास करते करते उसका भी लक्ष्य फिक्स होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, वकील बनूं। जैसा लक्ष्य रखता है वैसे फिर बाद में पढ़ाई करने के बाद बन जाता है। तो बच्ची ये जो आप ऊपर बाबा को देख करके आई वो इस बाबा की फाइनल स्टेज है, संपूर्ण स्टेज है, और ये बाबा अधूरा है। ये बाबा स्टूडेंट है, बच्ची विद्यार्थी है, तो विद्या पढ़ करके ऊपर वाले जैसे बाबा जैसे बन जाएंगे। ठीक है। फिर बाबा ने बोला, बच्ची तेरा इतना अच्छा पार्ट है तो पंजाब में क्यों रहती हो। तुमने बोला कि बाबा तो कहाँ रहूँ। बाबा ने बोला, जहाँ मैं रखूँगा वहाँ रहेंगे। बाबा को बोला, जी बाबा जहाँ आप रखेंगे वहाँ रहूँगी, पर मैं मेरे बड़े बहन जी से पूछ करके रहूँगी। बाबा ने बड़ा आश्चर्य किया, अरे बच्ची बाबा से भी बढ़ करके तेरी बड़ी बहन जी कौन। बाबा को बोला, बाबा पंजाब में रहते हैं। बाबा मुस्कुराते रहे। फिर बाबा ने बोला, अच्छा बच्ची तेरी बड़ी बहन जी से बाबा पूछ लेंगे, फिर तू रहेगी ना बच्ची। जी बाबा। फिर बाबा ने बोला, बच्ची बहुत अच्छा एक म्यूजियम बन रहा है जयपुर में, तो बाबा तेरे को जयपुर में भेजना चाहते हैं। वहाँ पर जो बच्ची है वो दिल्ली जा रही है, और जयपुर के बच्चे योग लगा करके भोग खा लेते हैं, और तुम बाबा को वो खिलाना। बाबा को बोला, बाबा भले। तो हम तो दोबारा से गए थे, मैं तो रहती थी हुशियारपुर, मेरे कपड़े वहाँ ही थे।
और इतने सारे कपड़े भी नहीं थे, उस जमाने में तो नहीं होते थे। तो हमने तो कपड़े भिगोए हुए थे, एक ही जोड़ी भिगोई थी, एक पहनी थी और एक पड़ी थी। तो और वो तो बहुत फटी हुई थी। तो फिर जब शुक्ला दीदी आए तो बोला कपड़े कपड़े लो, चलो अब भी आज ही जाना है, तो शाम की ट्रेन है। तो फट मैंने कहा दीदी कपड़े तो मैंने भिगोए हुए हैं। अरे बोला तू पानी से निकाल करके कोई थैली में डालो। उस जमाने में प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं होती थी, कपड़े की थैली थी। फिर तो मना हमने चुन्नी में वो लपेटे और थैली में रख दिए और आए जलंधर। और फिर वहाँ से गीले कपड़े थे, फिर तो वो सरिये होते हैं ना ट्रेन में, उसमें वैसे डाल दिए तो सूख गए वो। और एक ड्रेस हमारे को कुशलता दीदी ने दी, पंजाबी ड्रेस ही पहनते थे। और फिर बाबा के पास पहुँचे तो बाबा ने इतने मैंने जैसे मेरे को जयपुर भेजने लगे तो बाबा ने बोला बच्ची कपड़े हैं, भगवान के लिए कहते वो माँ पिता बंधु सखा सब है। तो बाबा भी कैसे माँ और बाप बन करके ध्यान रखते थे। बाबा को बोला बाबा सब कुछ है मेरे पास, कुछ चाहिए बच्चे? नहीं। तो बाबा ने जोशी कुमार भाई है दिल्ली वाले, वो उस समय बाबा की गैया संभालते थे, मधुबन में रहते थे। तो उसको बाबा ने बुला करके बोला इस बच्ची के रूम में जाओ और इस बच्ची की पेटी उठा करके ले आओ। तो बाबा को बोला बाबा मैं पेटी नहीं लाई हूँ। तो बच्ची क्या लाई हो? बाबा को बोले बाबा मैं तो एक थैला लाई हूँ। तो ऐसे छोटे से उसमें ब्रश, एक कपड़े धोने का साबुन होता है वो था ऐसे। तो बाबा को बोला बाबा मेरे पास सब कुछ है, अभी नहीं लाओ। तो बाबा ने बोला और शिव कुमार को गया, वहाँ कोई बहन थी कि कैलाश में उनका थैला कहाँ है कपड़ों का। तो कोई दीदी ने बोला वो खीली से लटका हुआ है। तो खीली से वो लेकर के गया तो उसमें एक कंघा था और ब्रश था। तो बच्ची कपड़े? बाबा को बोला बाबा मना एक कपड़े भिगोए हुए हैं। तो बच्ची कितने जोड़ी कपड़े हैं? तो 2 जोड़ी थे और तीसरा तो दीदी का था। तो बाबा ने बोला अच्छा लच्छू बच्ची इसके कपड़े सिलाई करवा दो। और फिर तो बाबा ने पूछा कौन कौन से कलर के कपड़े नहीं पहने हैं? मैंने बोला बाबा एक काला कलर कभी नहीं पहना और दूसरा लाल कलर नहीं पहना है। तो क्यों नहीं पहना? हमारे पिताजी को पसंद नहीं था। तो बाबा ने गुलाबी सूट बनवा दिया और काली सलवार और काली कमीज थी, लेकिन उसमें पीले पीले फूल और जाली वाले चुन्नी, वो सब बाबा ने दिए। और बाबा ने बड़े प्यार से मुझे जयपुर भेजा। फिर 5-6 महीने के बाद वापस बुलाया, पूछा अच्छा लगता है? हाँ जी बाबा। फिर बाबा ने बोला कि बच्ची ऐसे बैठे हुए थे। बाबा ने बोला बच्ची आप बहुत भाग्यशाली हो, पर बच्ची तेरे को सन्यासी बनना था तो वो वाला सन्यासी नहीं, ये तेरी जीवन सन्यासी जीवन ही है।
बहुत छोटी है। मैं सुन रही थी, पर बाबा ने जब बोला कि बच्ची तेरी उम्र बहुत छोटी है, तो मेरे को ना मरने में बहुत बहुत इंटरेस्ट था। मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं मरूंगी कैसे? मेरे को ना बीमार पड़ने से बहुत डर लगता है, पर मरने की बहुत इच्छा थी ऐसे। बाबा मैं कैसे मरूंगी? तो बाबा ने बोला बच्चे कुछ नहीं, काम करते करते सो जाएंगी और मर जाएंगी। तो मेरे को बहुत खुशी हुई। तो मैं से ऐसा बोला गया बाबा के आगे कि बाबा आप मिले उसकी खुशी है, लेकिन मरने की बहुत बहुत खुशी है। तो बाबा ने बोला कि बच्ची आप सेंटर पर रहती हो ना? जी बाबा। तो बच्ची कोई दुख है ना, कोई तकलीफ है, कुछ कोई बोलता है तेरे को, तो मरना क्यों चाहती हो? बाबा को बोला बाबा मैं मरूंगी ना तो मैं दूसरा जन्म लूंगी और मैं छोटी बच्ची बनूंगी, फिर बहुत पढ़ूंगी और फिर बहुत सेवा करूंगी। तो बाबा ने बोला बच्ची पढ़ने के लिए ही मरना चाहती है? मैं जी बाबा। बच्ची पढ़ने के लिए मरना चाहती है? जी बाबा। बाबा ने बोला बच्ची पढ़ने के लिए थोड़ी मरना होता है, तेरे को बाबा पढ़ाएगा। तो बाबा ने जब ये बोला तो मैंने कहा बाबा मुझे पढ़ना ही नहीं आता है। तो बाबा ने बोला बच्ची पढ़ना नहीं आता है तभी तो बाबा पढ़ाएगा ना बच्ची। तो अभी इतनी बड़ी हो गई हूँ और मेरे को पढ़ाने की तो बहुत मेहनत करते थे, लेकिन मैं बोलती नहीं थी और शर्माती भी बहुत थी। मेरे को अम्बाला वाले कृष्णा दीदी ने बहुत मेहनत की थी। उनका तो बहुत अच्छा अनुभव, हम लोग वैसे हमीरपुर साथ में रहे थे। तो दीदी ने हमें एक बार बोला कि बेचारी को बहुत दुख होता है, पढ़ी लिखी नहीं है तो हम पढ़ाएंगे। तो दीदी को ये भी पता नहीं था कि मेरे पापा को भी नहीं आता है। दीदी सोचती थी थोड़ा तो आता होगा। तो दीदी ने कुछ लिख करके दिया, जाओ पढ़ करके आओ छत पर। मेरे को छत पर भेजा और दीदी ने सब्जी वगैरह काटी, आटा बांधा और सब्जी बना ली, कपड़े भिगो दिए, सब काम किया। और फिर मेरे को देखे कि अभी तक कैलाश नीचे नहीं आई, तो आवाज़ लगाई, नीचे बुलाया, आई मैं कि याद किया ना। तो क्यों याद नहीं किया? तो मेरे को नहीं पढ़ने आता है। दीदी को बहुत खराब लगा और दीदी ने बोला कि मेरे को बोला क्यों नहीं अगर तेरे को पढ़ने नहीं आता था। मैंने काफ़ी मेहनत की लेकिन हम नहीं पढ़ी थी। फिर तो जैसे बाबा ने हमारे को जयपुर में भेजा, मैंने ये जो बोला ना कि जल्दी मर जाएगी, तो ये मेरे साधु संतों ने, सब ने, काफ़ी पंडितों ने जन्म पत्री में भी लिखा था कि जल्दी मरेगी। तो बाबा ने भी यही बोला कि बच्चे तेरी उम्र तो बहुत छोटी है, 25 वर्ष अगर बहुत बहुत तू योग करेंगी, तपस्या करेंगी, तो मैंने 25 साल के बाद तू 5 घंटा भी आगे नहीं जी सकती है। और साधु संतों ने भी ऐसे ही बोला था, लेकिन बाबा के बोलने में थोड़ा सा ये फर्क रहा। बाबा ने बोला हो सकता है बच्ची योग बल से तेरी आयु बढ़ जाए, क्योंकि योगियों के श्वास बहुत शांत होते हैं और शांत श्वास के कारण उनकी उम्र बढ़ जाती है। तो मैंने बाबा को बोला बाबा मैं योग ही नहीं करूँगी, मुझे तो मर
करने का इच्छा थी। तो बाबा ने मना बहुत प्यार से बातें करते रहे। तो बाबा ने बोला कि बच्ची मना ये जो मन कैसे भी करके बच्ची आपकी उम्र बढ़ेगी, तो योगी हो ना। मैंने योग नहीं किया उम्र बढ़ाने के लिए, और मरने के भी बहुत सारे चांस मिले, लेकिन अभी तक गई नहीं। 25 साल की जाने वाली थी उस समय। मैं वैसे ट्रेन से, चालू ट्रेन से गिर गई थी, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में। लेकिन कोई भाई था जिसने देखा, और फिर बाबा का जो खाना बनाती थी वो बहन थी, छिग्गी दादी थी मैं। तो जो हम नीचे ट्रेन में गिर गए थे, तो एक भाई ने मेरे को देख लिया था गिरते, और गिरते गिरते जो गरीब लोग रस्सी और पट्टियाँ होती है, वो पट्टी में रस्सियाँ लपेटी हुई थी। तो गिरते गिरते वो रस्सियाँ हाथ में आ गई और लटक गई, तो बच गई। मतलब वो ही उन लोगों ने फिर बाहर निकाला। वो भाई ने बोला दादी को कि माता जी आपकी लड़की गिर गई ट्रेन से। तो फिर दादी ने बोला लाल सब जाओ, वो बच्ची को पकड़ो, निकालो। फिर वो जो भाई था वो भाई को भी बोला, और चालू ट्रेन से फिर खींचा। दादी ने फिर हिसाब किया तो बोला देखो आज आपका लास्ट दिन था, लेकिन बाबा ने आपको बचा लिया सेवा के लिए, तो बस अभी सेवा करना। तो बाबा ने जब हमारे को बर्तन में पढ़ाया, तो जैसे आप लोग बोलते हैं ऐसे बाबा ने मुझे नहीं पढ़ाया था। हम हर रोज रात्रि को बाबा ने जब जयपुर भेजा तो कहा था बच्ची आप कॉपी पेन लेके बैठना, और किसी को भी बताना नहीं कि बाबा मुझे पढ़ाने वाले हैं। लेकिन बच्ची आप जब सब सो जाए ना, बाबा ने दिनचर्या पहले तो पूछी कि बच्ची आपकी जयपुर की दिनचर्या क्या है। तो मैंने बाबा को बताई, लेकिन पहले तो ऐसे जब मैं बाबा के पास गई तो मैं पहाड़न और ऐसे ही सादी सीधी आत्मा, तो मैं ऐसे दरवाजे के पास खड़ी रही। तो जब ऑफिस में खड़ी थी तो बाबा ने बुलाया बच्ची अंदर आओ, और दीदियाँ दादियाँ बैठी हुई थी, और बोला बाबा ने कि ये बच्ची आई है, बाबा ने बुलाया है, तो इस बच्ची को भी बैठने की जगह दो। तो दादियाँ थोड़ी आगे पीछे होकर के मेरे को बिठाया। तो बाबा ने बोला कि इस बच्ची को बाबा ने इसलिए बुलाया है कि बच्ची पढ़ी लिखी नहीं है, तो बच्ची को दुख होता है कि मैं बाबा की मुरली नहीं पढ़ सकती है, तो बाबा पढ़ाएगा इस बच्ची को। तो बहनें दादियाँ बोले बाबा ये छोटी बालकी इतनी, इसके पीछे आप इतना टाइम गवाएंगे, बाबा इसको तो कोई भी बहन भाई पढ़ा देंगे। बाबा ने बोला नहीं, बाबा ने बुलाया है, बाबा ही पढ़ाएंगे। और जब बाबा मना इशू दादी से कॉपी पेन लिया, पेंसिल से बाबा लिखते थे, और बाबा ने लिखना शुरू किया। और इतने में कोई एक डेडलाइन ही बाकी थी, इतने में जयपुर से रुक्मणी दादी का फोन आया कि बाबा कैलाश पहाड़ी को, हमें जो बाबा पहाड़ी बच्ची बोलते थे, तो बाबा कैलाश को भेज दो जयपुर, यहाँ पर हिंट्स बहुत कम है और सेवा बहुत ज़्यादा है। तो बाबा मेरे को देखे, मैं बाबा को देखूं। बाबा ने बोला बच्ची अभी तो तेरे को जयपुर जाना पड़ेगा। तो ना मैं चुप रही ऐसे।
फिर बाबा ने बोला बच्ची तेरे को अभी उठना पड़ेगा, अभी तैयारी करके जाना पड़ेगा, तेरा तो समय हो गया है। तो मैंने बहुत अंदर अंदर दुखी हो रही थी। फिर बाबा ने बोला कि बच्ची आपका ट्रेन का टाइम हो चुका है, अभी जाओ जल्दी जल्दी तैयारी करो, पर पहले बताओ तेरे जयपुर की दिनचर्या क्या है। बाबा को दिनचर्या सुनाई तो बाबा ने बोला सारा दिन तो कोई टाइम नहीं है, हम 50-55 जने थे और इतने लोगों का, 2 लड़कियां थी, खाना बनाने का, चाय नाश्ता सब काम, तो टाइम ही नहीं। तो फिर बाबा ने सारा दिनचर्या जानते हुए कहा बच्ची सारा दिन तो टाइम नहीं है, लेकिन जब सब सो जाए ना तब तो कॉपी पेन लेके बैठना, शिव बाबा तेरे को पढ़ाएगा। तो मैं बहुत मूंझ गई कि ऐसे कैसे बाबा बोलता है। बाबा मधुबन में रह जा रहे हैं और मेरे को जयपुर भेज रहे हैं और शिव बाबा ऊपर, वो भी गोल गोल, तो वो कैसे मुझे पढ़ाएगा। मुझे तो मनुष्य नहीं, बोलने वाले मनुष्य नहीं पढ़ा सकते हैं, तो बाबा तो बोलता ही नहीं है, बाबा कैसे पढ़ाएंगे। तो ना मैं बहुत मूंझ गई, ऐसे करके बैठी हुई थी। तो बाबा ने बोला बच्ची तेरे को बाबा के ऊपर विश्वास है। बाबा को बोला बाबा विश्वास है तभी तो आपके सेंटर पर हूँ। तो बाबा ने बोला कि बच्ची बाबा जो बोल रहा है ना, उन बोलों पर भी विश्वास रखो। तो विश्वास तो था ही था, लेकिन मैं समझ नहीं सकती थी कि कैसे बाबा पढ़ाएगा। बाबा मुझे जयपुर में भेज रहा है और शिव बाबा ऊपर और बाबा मधुबन में, कैसे पढ़ाएगा, कैसे। फिर बाबा ने बोला बच्ची किसी को भी कुछ बोलना नहीं, अगर तू किसी को भी सुना देंगी ना तो सब लोग आएंगे जाएंगे, देखेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, तो तेरे को जो प्राप्ति करनी है ना वो नहीं कर सकेंगी। इसलिए साइलेंस में बैठना, एकांत में। फिर हम ऐसे जैसे बाबा ने बोला था, आनंद किशोर दादाजी से कॉपी और पेंसिल दी उन्होंने और वो लेकर के रखी। हम लोग 5 महीने एक रूम में सोती थी। तो फिर सब तो बेचारे थके हुए सो गए और मेरे को टेंशन, चिंता, मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। फिर सब सोए तो मैं उठी और कॉपी और पेंसिल लेकर के योग में बैठी दादी के ऑफिस में, रूम के सामने, और योग करती रही। योग करते करते बाबा ने ध्यान में बुलाया और फिर जैसे आप लोग पढ़ाते हैं ऐसे नहीं, लेकिन बाबा ने मनस्वी बाबा ऐसे लिखो, ब्रह्मा बाबा ऐसे लिखो, मम्मा बाबा ज्ञान योग ऐसे ज्वाइंट अक्षर बाबा ने लिखना सिखाए। और 8 दिन हम हर रोज बाबा के पास जाती थी। 15 मिनट या 20 मिनट या 10 मिनट ऐसे कैसे बाबा रखते थे और ऐसे 8 दिन में पढ़ना लिखना सीखी थी। बाकी में कोई उसमें नहीं, स्कूल वगैरह में नहीं गई थी। और जब 25 साल हुए थे ना तब ट्रेन से गिरी थी। तो देखो कैसे बाबा बचाता रहा। तो बाबा ने काफ़ी बार बचाया है। वैसे मरने के चांस बहुत मिलते रहे पर बचती भी रही। हम जब होशियारपुर में थी तो एक बार मेरी ड्यूटी थी रिकॉर्ड लगाना, लेकिन मैं पढ़ी नहीं थी ना, तो मुझे पढ़ने नहीं आता था। तो दीदियाँ रिकॉर्ड निकाल करके रख देती थी और वो बोलती थी पहले ये लगाना फिर ये, और इतने रिकॉर्ड
करने के बाद आधा घंटा हो जाएगा, फिर लाल लाइट से सफ़ेद लाइट कर देना। हाँ जी। तो मैंने ऐसे रख देते थे और मैं रिकॉर्ड लगाती रहती थी। दीदी ने रखा हुआ था, मैंने ट्यून थी, पहले ट्यून लगाते थे फिर रिकॉर्ड, तो ट्यून रखी थी, मेरे मन डोले मेरे तन डोले। तो मैंने वो लगाई और ऐसे करके बैठी हुई थी और सामने एक नई बहनी थी जो योग में बिठाया था। तो जैसे ऐसे बैठे थे तो ऊपर में ऐसे बरली थी। अब होशियारपुर में है, मुझे इच्छा है जाने की, मेरे को वो घर देखना है बाबा का। अभी तो बहुत साल हो गए नहीं देखा है। तो मैंने ना वो बरली थी, तो बरली से पता नहीं कहाँ से सांप आया होगा और वो सीधा ऐसे करके ऊपर पड़ा और ठंडा ठंडा लिस्सा लिस्सा ऐसे करके वो एकदम गोद में आया और एकदम ऐसे ऐसे कर करके वो लिपट करके और ऐसे 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 करता रहा और मैं उसको देखती रही और वो मेरे को देख रहा था। और मैंने जैसे रिकॉर्ड पूरा होने पर हो, मैं फिर से चाबी भर करके और फिर से वो ग्रामोफोन पर वो रख देती थी रिसीवर। ऐसे पता नहीं कितने समय तक करती रही होगी। और वहाँ कृष्णा दीदी जी को बहुत खराब लग रहा था, क्या हो गया कैलाश को। कैलाश को ये गीत अच्छा लगता है तो वो क्लास में बजा रही है, बाद में बजाती ना, पर दीदी भोग बना रही थी तो दीदी आई नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था। लगभग आधा पौना घंटा हो गया तो फिर हमने बोला भले। पर जब मैं दादी को मिल करके आई तो मेरे को ऐसा हुआ कि मेरे को ना दादी ने एक कंडीशन याद किया, मुझे कैसे भी करके एयर कंडीशन रूम में लगवाना है। तो मैं ना ऐसे उधार लेना या किसी से पैसा मांगूं, ये मेरा स्वभाव नहीं था। पैसा मांगना मना मरने जैसा ऐसा मुझे लगता था। तो मैंने ना एक जो एयर कंडीशन रिपेयर करता है उसको फ़ोन करके बोला कि भैया आपके पास कोई एयर कंडीशन रिपेयरिंग में आया हो तो मेरे को 10 दिन के लिए चाहिए, तो आप देंगे। तो बोला हाँ बहन आया है और मैं दूंगा। मैंने बोला हमारी आबू से दादी जी आ रहे हैं, उनके लिए चाहिए है। तो उसने बोला मेरे पास दीवार का एयर कंडीशन नहीं है, विंडो एयर कंडीशन है। तो कैलाश में बारी कटवानी पड़ेगी भले। तो मैंने सोचा पता नहीं वो कब एयर कंडीशन लेके आ जाएगा। तो मैंने ना छोटी ऐसे इतना थोड़ा इतना वो कटवा दिया शरीर और वहाँ पर थोड़ा पर्दा लगा दिया। तो हमारे सेंटर पर 150 को भाईबहन खाना खाने आने वाले थे, पार्टी। तो खाना बनाया और लगभग 125 भाई बहन आ गए, उनको खिला दिया और मेरे को बहुत ज़बरदस्त से में दर्द हो रही थी। 25 जने ही बाकी थे और मैंने बहनों को बोला कि आप लोग ना जो लोग रह गए हैं उनको खाना खिला देना और मैं सो रही हूँ, मेरे को बहुत दर्द हो रही है तो आप मुझे उठाना नहीं, कोई अर्जेंट काम हुए तभी उठाना। तो फिर भले। पर दीदी आप दवाई लेकर के डॉक्टर को दिखा के फिर मैंने कहा मैं चल नहीं सक रही हूँ। रिक्शा में बैठने की कोशिश की पर ऐसे सिर ना झुका सकूँ। फिर डॉक्टर को बुलाया, उसने बोला कि बहन को सुला दो, नहीं तो अगर ये गिरेगी ना
तो इसको या तो हेमरेज होगा या पैरालिसिस होगा। अब जल्दी इसको पकड़ करके अंदर ले जाओ। फिर मैं अंदर जा रही थी तो इतने में एक बहन ने बोला कि कैलाश दीदी मैं आपका सिर दबा दूँ क्या ना, कि दबाने दो ना। मैंने कहा मैंने मना किया ना। तो फिर ना उसको बहुत खराब लगा कि दीदी कैसे रूखा रूखा जवाब दे रही है। तो मेरे को है सिर में मैं फर्स्ट फ्लोर से गिर गई थी, तो 6-7 फ्रैक्चर है। तो डॉक्टर ने ना ऐसे जोर से दबाना मना किया हुआ था। तो मैंने बोला नहीं दबाना है। तो उसको खराब लगा कि क्यों मना कर रही है, मैं तो दीदी की भलाई के लिए बोल रही हूँ। पर मना किया तो मैं जहाँ दादी को सुलाने का था वहाँ सो गई और वो चली गई और थोड़े समय में ऐसे लगा कि मेरे पास वो बहन आ गई है और मेरे एकदम यहाँ पर बैठ करके और सिर को ऐसे कर रही है। ऐसे मेरे इतना अच्छा हाथ जैसे ऐसे रखा ना, एकदम ठंडा हाथ, इतना अच्छा लगा कि कितना अच्छा इसका हाथ है, ठंडा और कितना अच्छा कर रही है। दबा नहीं रही है पर ऐसे कर रही है, कितना अच्छा। मैं फालतू मना कर रही थी इसको। तो मानो वास्तव में वो बहन नहीं थी, लेकिन जो काला बंदर होता है ना, बड़े वाला, वो काला बंदर यहाँ बैठा हुआ और ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो मेरे को ठंडा कादर कीचड़ से कहाँ से आया होगा पता नहीं, लेकिन इतना अच्छा हाथ लग रहा था। तो मैंने देखा नहीं उसको, तो मैंने बोला अभी कर रही है तो भले कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं ना ऐसे वो करते करते मेरे को नींद आ गई। 15-20 मिनट के बाद नींद खुली। तो मैंने बोला कि बहन थैंक यू हूँ, बस बहुत अच्छा, मेरा मन काफ़ी दर्द कम हो गया है। तो ऐसे करते करते मैं फिर सो गई और वो ऐसे करता ही रहा। फिर 15-20 मिनट के बाद नींद खुली। मैंने बोला थैंक यू बहन, आपने आधे से भी ज़्यादा मेरी दर्द खत्म हो गई, अब आप सो जाओ, थक गई होंगी, सो जाओ बहन। ऐसे करके मैं ही सो गई और फिर 10-15 मिनट के बाद फिर नींद खुली। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये बहन कैसी है, कौन से ऐसे कर रही है, थकी नहीं होगी वो, इसका हाथ नहीं थका होगा। तो मैं ना थोड़ा नाराज होकर के बोली कि फिर आप सुनती नहीं है। तो ऐसे बोलने में मेरी आंखें खुल गई, जवाब खुली तो मैं तू खाए कैसे, और ऐसे करके। और वो बेचारा मेरे को देख ही रहा और सिर पर हाथ रहने दिया ऐसे, और वो मेरे को दृष्टि दे रहा है, मैं उसको दृष्टि दे रही हूँ, बहुत घबरा गई हूँ। और दरवाजे में 4-5 माताएं और 1-2 बहनें थी, खड़ी देख रही है, बाबा दीदी को बचा लेना, बाबा दीदी को बचा लेना। और देखते रहे लगभग 3-4 मिनट उसने दृष्टि ली और फिर अपने आप ही सिर से हाथ खटिया पर रखा, दूसरा नीचे रखा और सभी बहनों के बीच से निकल गया, चला गया। तो मेरे को याद नहीं कि मेरे को सिर दर्द है। मैंने उठ करके पीछे खड़ी हुई और बोला भाई जल्दी जाओ, वो पार्टी आने वाली है, उसका खाना ना खराब कर दे बंदर। तो मैंने जैसे वो बाहर गया, फिर हमें पता नहीं चला कि ईश्वर गया कि कहाँ गया।
लेकिन उसने जो मेरा सिर ऐसे से किया तो वो जो दर्द थी वो बस उस दिन से लेकर के एकदम खत्म हो गई। वो दर्द आज तक भी नहीं हुई है, काफी साल हो गए, लेकिन बाबा का पता नहीं क्या था जो एकदम मना जैसे उसने दबाया, क्या किया, जो दर्द लेकर के गया। तो ये भी एक बहुत अच्छा था बंदर ने। वैसे तो इससे बहुत डर लगता है मेरे को, लेकिन वो आते रहते हैं, मिलते रहते हैं वैसे बंदर हमें, लेकिन देखो बाबा मदद भी करता रहता है। और दूसरा, जब तक टोली आपकी आ रही तब तक मैं आपको सुनाऊं कि हमारी को जानकी दादी ने बहुत बार बोला है कि कैलाश तुम लंदन में, दुबई में इधर उधर जाकर के सब अनुभव सुनाए, लेकिन एक बार आप अमेरिका में जाकर के सबको जो कुछ बाबा मम्मा ने आपको दिया है वो उनको दे करके आओ। तो दादी ने बोला कि कैलाश जल्दी जल्दी जो कुछ दिया है वो बाबा मम्मा का दिया हुआ सबको बांट करके आओ। तो जल्दी जल्दी बोला ना तो मेरे को हुआ कि अभी पक्का मैं बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, अभी मेरे जाने का समय शायद नज़दीक है और मीन्स दादी बोल रही है तो मुझे हाँ करना चाहिए। तो मैं हमेशा मना करती थी, लेकिन उस समय में दादी को बोला कि जी दादी मैं जाऊंगी। तो दादी ने जयंती बहन को बोला अभी मोहनी बहन को फोन करो, इसके कागज बनाओ। तो बातचीत हो गई। फिर जयंती बहन को दादी ने बोला कि अमेरिका में कहाँ कहाँ जाना है वो बताओ, और इसको कहाँ कहाँ कितना कितना समय ठहरना है वो सारी लिस्ट बना करके एक लिस्ट मेरे को दो, एक मोहनी बहन को दो, एक अपने पास रखो और एक कैलाश को दो। फिर जयंती बहन ने बोला जी दादी। फिर बाद में मोहनी बहन ने बोला कब आना चाहती हो? मैंने कहा मुझे पता नहीं है, वहाँ पर कैसा मौसम में आना चाहिए वो आप बताना तो मैं बताऊंगी। उसने बोला कैलाश अप्रैल के बाद आप आएंगे तो यहाँ अच्छा रहता है, नहीं बहुत ठंडी होती है नहीं गर्मी होती है, उनको भले तो के बताना आप। मैंने कहा भले बताऊंगी। तो मैं ऐसे ही रह गई। लेकिन एक दिन उषा दीदी जो मधुबन वाले हैं वो हमारे पास आए। उसने बोला कैलाश दीदी एक खुशखबरी सुनाऊं? मैंने कहा जी कि मैं अमेरिका जा रही हूँ। मैंने कहा बहुत बहुत बधाई हो, बाबा आपसे बहुत बहुत सेवा करा रहे। तो बोला आपको भी जाना था ना, दादी ने बोला था, तो क्या किया आपने? मैंने कहा अभी तक कुछ नहीं किया। कि वीज़ा आ गया है? मैंने कहा ना। तो कि कम से कम वीज़ा तो ले लो। मैं क्या ले लूँगी। तो फिर उनके साथ वो जो कार चलाते हैं विजय भाई वो थे, तो उन्होंने बोला कि आपका पासपोर्ट है? मैंने कहा हाँ। तो बोला कि पासपोर्ट की कॉपी देना। मैंने कहा मैं अभी क्लास कराने जा रही हूँ, मेरा टाइम हो गया है, आप लोग चाय नाश्ता करो तब तक मैं क्लास करा के आ जाती हूँ। तो फिर मैं चली गई और वो भाई ने हमारी एक वहाँ बहन है तो उसको बोला कि कैलाश दीदी का पासपोर्ट कॉपी दो। और कैलाश मैम के मम्मी पापा का नाम क्या था वो सब पूछ लिया। और फिर उसकी मैंने पासपोर्ट की कॉपी वगैरह ले ली, राजू भाई की ले ली। और मैं तो क्लास कराने गई थी, मैं लेट आई और वापस को मधुबन भी चले गए।
तो उन्होंने ना वीज़ा के लिए कुछ एजेंट को बोला होगा और लेटर लिखा होगा, तो वो लेटर आया। जब लेटर आया तो दीदी कहीं बाहर जा रही थी, उन्होंने ऐसे रख दिया और चली गई। काफ़ी दिन के बाद बाहर से घर पे मधुबन आई तो एकदम याद नहीं होगा। और मैंने ऐसे एक दिन अचानक सफाई कर रही थी, देखा तो लेटर हाथ में आया। तो जब लेटर हाथ में आया उसके दूसरे ही दिन वो जो फिंगरप्रिंट देते हैं ना, वो बॉम्बे में देने का था मेरे को। तो शाम को 6 बजे दीदी देख रही थी, उसने बोला फट से उतर करके फ़ोन किया, अरे कैलाश क्या कर रही हो? मैंने कहा बस घर में ही हूँ। तो बोला तू जल्दी बॉम्बे जा। मैंने बोला क्यों? तो फिर पासपोर्ट लो और बॉम्बे जाओ, आपका माना वीज़ा के लिए लेटर आया है। मैंने कहा मैं नहीं जा सकती हूँ। कि क्यों? मैंने कहा देखो यहाँ चांद मिश्रा जी आ रहे हैं और उनका माना बर्थडे है और लगभग 1000 लोग खाना खाने आ रहे हैं, तो आप वीज़ा का प्रोग्राम मैंने दूसरी डेट लो। बोला अरे कैलाश, वीज़ा की डेट चेंज नहीं होती है, तू तेरा प्रोग्राम चेंज कर। मैं नहीं कर सकती हूँ बहन, लेकिन ना करो। और कल फिंगरप्रिंट है और परसों वीज़ा की मीटिंग भले। तो मैंने ना किसी से बात नहीं की। मैं और राजू भाई और मंजू गए, हम तीनों ने प्लेन की टिकट ली। सुबह को बॉम्बे पहुँचे, वहाँ चाय नाश्ता किया, फिर गए हम लोग। तो फिंगरप्रिंट देख करके थोड़ा चक्कर लगा करके रात्रि को शाम को घर पे आए। तो वहाँ की बहनों बोला क्लास कराओ। क्लास करा करके हमने खाना खा करके जब रूम में सोने जा रहे थे तो वहाँ की बहन बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है और बड़ी रड़क है ऐसे। तो उसने बोला कैलाश आप अपनी वीज़ा की जो फाइल है ना वो दो। मैं तो कोई फाइल नहीं लाई। तो कोई कागज वीज़ा लेने आई है तो कागज वगैरह सब, प्रॉपर्टी लेटर वगैरह सब लाई हो ना? मैं कुछ नहीं लाई हूँ। तो मेरे सामने वो बहन मेरे को बोलती है, उसने एक बहन को, उसकी बहन को बुलाया और बोलती है कि कैलाश दीदी, मैंने गुजराती थी वो, तो बोली कैलाश दीदी तो भणेला नहीं ना, એટલે એને કંઈ खबर ना पड़े। कैलाश पढ़ी लिखी नहीं है ना, तो उसको कुछ पता नहीं चलता है। तो राजू भाई को बुलाओ तो वो उससे पता चलेगा फाइल का। तो उसको बुलाया, उससे फाइल मांगी कि हम कोई फाइल नहीं लाए हैं, तो के कागज बैंक बैलेंस कुछ नहीं लाए हैं। बोला अरे क्या है, बैंक में मना ऐसे कुछ भी नहीं लाए हैं, तो आप लोग वीज़ा लेने आए हैं या बॉम्बे घूमने आए हैं? तो मैंने कहा आई तो वीज़ा लेने ही हूँ। तो बोला ये सब कुछ लाना होता है ना? मैंने बोला हमारे को किसी ने कुछ बोला नहीं था। फिर बोला आपका जो लेटर आया है वीज़ा ऑफिस से वो है? मैंने कहा ना। तो कैसे आप लोग आए हो? वो लेटर तो चाहिए, उसमें क्या लिखा है वो पता है ना? तो बोला उसमें जो लिखा होगा ना वही आपको वहाँ पूछेंगे, आप वो वीज़ा का जो लेटर है वो मंगवाओ। मैंने कहा अभी तो नहीं मंगवा सकती, अभी रात्रि के 11 बज चुके हैं। बोला भले बज गए, उसको फ़ोन करो, बैंक सो गई होंगी कि नहीं, उठाओ। फिर फ़ोन किया तो मैंने कहा वीज़ा ऑफिस से हमारे वीज़े के लिए कोई लेटर आया? तो हाँ। मैंने कहा कहाँ है?
तो क्या हमारे पास नहीं है, वो तो उस एजेंट के पास होगा। तो एजेंट कहाँ है? बोला लुधियाना। तो अभी उसको उठाओ। फिर उसको बोला, तो उसने बेचारे ने भेजा काला काला कागज, पर पता चला उसमें क्या लिखा है। फिर पढ़ा तो मालूम पड़ा। फिर दूसरे दिन उसने बोला कि कैलेशन आप जल्दी उठ करके तैयार हो जाना, जल्दी जाना, वहाँ बहुत लंबी लाइन होती है। मैंने कहा भले। तो सब कुछ हमने लेकर के गई थी, तो उसको भी बेचारी को बड़ी परेशानी हुई थी। मैं बोला मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मेरी 3 फाइल है, लेकिन मुझे 3 बार फेल किया और वेस्ट ऑफ लक, लेकिन आपको बिल्कुल वीज़ा नहीं मिलेगा। फिर और प्रॉपर्टी लेटर नहीं लाई हो, बैंक बैलेंस नहीं ले आई हो, कैसे वीज़ा मिलेगा? वेस्ट ऑफ लक, लेकिन आपको वीज़ा तो नहीं मिलेगा। ऐसे बेचारी बार बार वेस्ट ऑफ लक भी बोले और बार बार ये भी बोलती थी कि वीज़ा नहीं मिलेगा। मैंने कहा तो मैं वापस चली जाऊँ, मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूँ? तो कि ऐसे कैसे कि पैसे नहीं भरे? मैंने कहा मैंने नहीं भरे। तो किसी ने तो भरे होंगे तभी लेटर आए। तो अभी जाओ, अनुभव करो कैसे लाइन में खड़ा रहना होता है। तो फिर तो हम लोग गए। मैंने कहा देखो घर में चांद मिश्रा जी, वो जो नहीं एक्टरों का डायरेक्टर होता है ना, डायरेक्शन देने वाले, वो भाई मना गांधी नगर आ रहे थे। तो मैंने कहा मुझे जाना पड़ेगा। तो बोला ना। तो हमने फिर वो 11 तारीख को फिर प्रोग्राम रखा। तो बेचारा आकर के बैठा रहा अंदमान। फिर वहाँ गए वीज़ा लेने, तो बहुत लंबी लाइन, लेकिन मेरे को फिर भी राजू भाई ने एक बांकड़ा पर ऐसे चेयर जैसी थी कुछ वहाँ बिठा रखा और बोला जब नंबर आएगा तब उठना। फिर तो बैठे रहे और नंबर जब आया तो बोला जाओ बारी के पास खड़े रहो। जैसे बारी की ओर ध्यान दिया तो वहाँ इंग्लिश भाई गोरा गोरा, मैं राजू भाई, तो कि हाँ। मैंने कहा अभी ये जो पूछे ना आप जवाब देना, नहीं तो मेरे से ये पूछेगा तो वो क्या पूछ रहा वो मुझे पता नहीं चलेगा और मैं क्या बोल रही हूँ उसको पता नहीं चलेगा। तो सब उत्तर आप देना कि हाँ। हम लोगों को बारी के पास कर रखा, यहाँ मुझे खड़ा रखा, वहाँ भाई को खड़ा रखा। तो राजू भाई ने क्या किया कि मुझे तो जहाँ खड़ा रखा मैं खड़ी गई, वो ऐसे पीछे खड़ा रहा। तो वो आवाज़ जो सुननी चाहिए वो आवाज़ नहीं सुनाई देती थी उसको। तो उन्होंने पूछा कहाँ जाना चाहते हो? तो राजू ने बोला है। तो मैंने बोला हम अमेरिका। तो कि अमेरिका कहाँ? मैंने कहा डलास। वहाँ कौन है आपका? मैंने कहा हमारे क्लास का स्टूडेंट है, वो चाहता है कि दीदी आवे और हमारा देश देखे, और वहाँ पर सेंटर पर भी बहुत सारी सेवाएं होती है तो वहाँ भी बुलाते हैं। तो बोला अब कुछ भी तो लाई नहीं हो, फाइल कागज कुछ भी नहीं लाई है। मैंने कहा मुझे किसी ने नहीं बोला लाने का। तो फिर उसने बोला कि आपको कोई भयानक बीमारी आ जाए और हजारों डॉलर लगाने पड़े तो ये खर्च कौन करेगा? मैंने कहा मेरी संस्था के संस्था का लेटर है नहीं, क्या प्रूफ है? कैसे संस्था आपका खर्च करेगी? तो मैंने कहा भैया हम कितने सालों से संस्था में रहते हैं,
तो संस्था ही हमारा खर्च करती है। बोला क्या प्रूफ है? मैंने कहा भैया मैं 11 साल की थी जब इस संस्था में आई हूँ। तो उसने बोला आप इतने छोटे थे जब आप संस्था में आ गई, आपके मम्मी पापा ने आपको कैसे आने दिया, कैसे छोड़ दिया? उन्होंने बोला मन हमारे मम्मी पापा भी आते थे। तो बोला आपको इतने साल 63 साल हो गए संस्था में? जी। तो जरूर संस्था का हमारे घरों का पता नहीं है, हमारे संस्था ही घर है और वही सब कुछ करती है। तो उसने बहुत अच्छा बोला कि ठीक है, लेकिन मैं मान लो आपका एक्सीडेंट हो जाए, हजारों नहीं लेकिन लाखों डॉलर का खर्च करना पड़े तो कौन करेगा? मैंने कहा भैया मेरे को जाने का कोई शौक नहीं है, ये दादी ने मुझे बोला है इसलिए मैं उनकी इच्छा पूरी करना चाहती थी, लेकिन हमारा जो भी खर्च है ना वो संस्था ही करती है। मैंने बोला मैं 2 बार लंदन गई हूँ, 3-4 बार दुबई गई हूँ, तो मैंने कहा हमारा खर्च सारा संस्था ही करती है। फिर लंदन गई हूँ, मैंने कहा 2 बार गई हूँ। तो फिर उसने पासपोर्ट खोला तो बोला तुम इतने देशों में क्यों गई? मैंने दुबई, रंगून, फिर वो बर्मा, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, सब जगह क्यों गई? मैंने कहा सब जगह हमारे सेंटर हैं और सब जगह सेवा के लिए हमारे को जाना पड़ता है, तो देश भी देख करके आते हैं और सेवा करके आते हैं। ठीक है, लेकिन बहन आप कुछ भी नहीं लाई हो। फिर हमने बोला आप निश्चिंत रहो, हमारे को कोई इच्छा नहीं जाने की, ये तो दादी ने बोला इसलिए मैं आई हूँ। तो फिर उसने बोला कि ये पासपोर्ट वगैरह उठा लो, तो फिर हमने उठा लिए, पर एक पासपोर्ट उसने रख लिया था, तो वो मेरे को पता नहीं चला। उसके बाद उसने बोला बहन जी भैया कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू भैया, ये किस बात का? पता नहीं। तो फिर बेचारा हंस पड़ा, बोला बहन 3-4 दिन के बाद आपका पासपोर्ट और वीज़ा आपके घर पे पहुंच जाएगा। ओके? तो देखो इतना हमारा जैसे भोला स्वभाव था, जो मेरे को पता नहीं चला कि क्या क्या ले जाना होता, पूछा नहीं, लेकिन बाबा की काफ़ी मदद मिलती रही और बाबा ने वीज़ा तो दिलाया, लेकिन अभी तक गई नहीं हूँ। अभी देखेंगे बाबा जब भी ले जाए। ठीक है, आप सब जरूर पधारे गांधीनगर।